नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की ये छोटी सी शॉर्ट एंड स्वीट क्लास है और इसके अंदर आपको विदेश नीति का जो दूसरा पार्ट बचा था नेहरू जी, और नेहरू जी से संबंधित अपन को विशेष तौर पर दो चीजें देखनी होती है। नेहरू जी से संबंधित जो विदेश नीति है ना, उसमें चीन के साथ संबंध और पाकिस्तान के साथ संबंध। इससे पहले वाली जो विदेश नीति की क्लास है, जो अपन से अभी से 2 क्लास पहले दी थी, उसके अंदर सब कुछ आपको विदेश नीति में मैं करवा चुका हूं और ये कहा था कि एक छोटा सा वीडियो और मिलेगा आपको जिसमें नेहरू जी के संबंधित बता देंगे। तो कुछ विद्यार्थियों को लगा कि क्या पता सर दूसरा वीडियो देंगे ही नहीं, उन्हें विश्वास ही नहीं था, तो वे थोड़े अधीर हो रहे हैं, सर नहीं दिया, आपने तो बोला था, सर आपने तो बोला था। अरे मैंने जो बोला है ना वो मैं हमेशा याद रखता हूँ। मुझे कोई चीज भूलने की इतनी जल्दी आदत नहीं है, भले ही मंदबुद्धि छो होता, ठीक है ना। मैं जो चीजें कह रखी है, कई लोगों को 95% कोर्स करवाने के बाद भी विश्वास नहीं है कि क्या पता ये 5% बची हुई क्लासेस सर देंगे कि नहीं देंगे। यदि नहीं देनी होती तो इतने आपको एक नंबर से लगाकर 175 क्लासों तक क्यों खींचकर मैं लेकर आता। 10 महीने से लगा हुआ हूं पिछले, थोड़ा विश्वास कर लिया करो रे। और जिसको विश्वास है ना, वो तो ये चीज कभी कहेंगे ही नहीं और कहते ही नहीं है कि सर वो क्लास नहीं मिली, सर वो नहीं मिली। उनको पता है कि देर सवेर आखिर में सर देंगे जरूर, हमें कहने की आवश्यकता है, कहा उनको पता ही है। तो थोड़ा विश्वास कर लिया करो रे, थे ही थोड़ा है अधीरता, इतनी अधीरता। जितनी जल्दी इस अधीरता पर काबू पालोगे ना, उतने सिलेक्शन के पास होंगे, क्योंकि ये अधीरता आपके वहां पे भी सवाल गलत करवाती है, यहां अभ्यास करते हो यहां पे भी गलत करवाती है और बहुत सारी गलतियां। सबसे बड़ा गुण है धैर्य का, जिसने उसे पा लिया समझो आधी जंग जीत ली। तो इतने में समझ जाओ कि आप लोग मतलब ये जो इतनी मतलब अंदर जो तूफान मचा हुआ है ना, इसे आप धैर्य से ही काबू में पा सकते हो और यही आपको सही मंजिल तक पहुंचाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नेहरू जी, ठीक है। नेहरू जी से संबंधित देखो, नेहरू जी का जन्म जो है साथियों 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद। और 14 नवंबर आपको पता ही है कौन सा दिवस मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। क्यों? और चाचा नेहरू कहा जाता था, नेहरू जी को चाचा नेहरू कहते थे, ठीक है ना। बच्चे जो है चाचा कहकर बुलाते थे तो चाचा नेहरू कहते थे। गुलाब का यहाँ फूल कोट में डालते थे, ठीक है ना। कोट विलायती पहनने का बहुत शौक था और 2 देशों की नागरिकता प्राप्त थी, ठीक है ना। नेहरू जी तो अपने आप में मतलब बहुत पढ़ने लायक खूब है। स्विट्जरलैंड में अपने पत्नी की जब स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो स्विट्जरलैंड में गए थे स्वास्थ्य वर्धन के लिए। और आपको पता ही है स्विट्जरलैंड धरती का स्वर्ग है, ठीक है ना। तो चलिए, इनकी जो मृत्यु हुई साथियों 27 मई 1964 को हुई है। तो यहाँ पे यदि देखोगे 27 मई 1964 यानी कि विभाजन के बाद जो कश्मीर को लेकर उठापटक हुई, वो सारी यहाँ सिंधु जल समझौता है, 1962 का भारत चीन युद्ध है, तो वो सारी चीजें नेहरू जी से संबंधित। अपने नेहरू जी से संबंधित जो है साथियों मुख्य तौर पर आते हैं वो है आपके पंचशील समझौता और गुट निरपेक्षता आंदोलन, ठीक है ना। मुख्य तौर पर तो वो पूछे जाते हैं जो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। इनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू, माता का नाम स्वरूप रानी, पुत्री इंदिरा गांधी और पत्नी कमला नेहरू, ठीक है। ये सामान्य जानकारी है जो आपको ध्यान होनी चाहिए। फिर साथियों देखो, नेहरू जी जो है भारतीय विदेश नीति के जनक कहलाए हैं। पहले विदेश मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी विदेश नीति के जनक को यदि दूसरी भाषा में कह दिया जाए तो ये भी आ जाएगा कि विदेश नीति के पुरोधा थे, मार्गदर्शक थे, संस्थापक थे। पूछने वाला कैसे भी पूछ सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इनकी जो नीति है साथियों वो आदर्शवादी नीति कहलाई, ठीक है। या ये कह सकते हैं आदर्शवादी नीति किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने दी। पंचशील समझौता और गुट निरपेक्षता के जनक कहलाए। और जो 2 मुख्य चीजें नेहरू जी से संबंधित विदेश नीति में पूछी जाती है वो आपके पंचशील समझौता और गुट निरपेक्षता है, ठीक है ना। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, अब साथियों नेहरू जी ने जो है एशियाई अफ्रीकन देशों के लिए इनकी एकता के लिए बहुत प्रयास करे इन्होंने। एशियाई अफ्रीकी एफ्रो देश कहलाते थे, ठीक है ना इनके। तो इनके प्रयासों में 1947 में नई दिल्ली एशियाई सम्मेलन हुआ, ये ध्यान रखना, ये इनके समय का। 1955 में बांडुंग सम्मेलन हुआ और बांडुंग इंडोनेशिया के अंदर है। इस बांडुंग सम्मेलन के अंदर ही गुट निरपेक्षता का विचार दुनिया के समक्ष सबसे पहले रखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और कई बार आपको मैंने ये इसके बारे में कहा भी है, ठीक है। पिछली अपन ने जो पढ़ी है क्लास उसमें भी आपको ये चीज बताई थी कि बांडुंग सम्मेलन के अंदर सबसे पहले निकल के आया है 1961 के बेलग्रेड के अंदर जो है वो प्रथम सम्मेलन है
वहां से संस्थागत रूप मिल गया गुट निरपेक्षता को, ठीक है ना, NAM नाम कहते हैं जिसे, ठीक है। तो वहां से मतलब संस्थागत रूप मिल गया यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड के अंदर से, ठीक है ना। तो ये बांडुंग सम्मेलन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 29 देशों ने भाग लिया था, एशियाई अफ्रीकी 29 देशों ने भाग लिया था, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, गुट निरपेक्षता आंदोलन जो है वो स्वतंत्र व परस्पर सहयोगी राष्ट्रों का सच्चा राष्ट्र कुल है। ये कथन किसका है? ये नेहरू जी का कथन है, ठीक है। यदि डायरेक्ट कोटेशन पूछ ले, और आपको पता है गुट निरपेक्षता से संबंधित यदि कुछ पूछा जाएगा और भारतीय विदेश नीति में नेहरू जी उससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए जरूर रहेंगे, ठीक है। अब साथियों बात करते हैं नेहरू जी और चीन, ठीक है। नेहरू जी और चीन, यानी कि नेहरू जी के समय क्या क्या, तो एक तो हुआ साथियों आपके पंचशील समझौता, ठीक है। पंचशील समझौता कब हुआ है? 29 अप्रैल 1954 के अंदर, ठीक है। 5 सिद्धांत दिए, पिछली क्लास में बता चुका हूं, और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा यहीं से मिला है। और भारत तो भैया हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के उसमें ही रह गया कि अपन तो भाई भाई है, अपन किन्ने भाई मानना बिंग बाद में मतलब बात खत्म है, तू मेरा भाई है बस, तो यानी सब कुछ खत्म, अपने कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन इस नारे की आड़ में चीन जो था वो भारत की जमीन को कहीं ना कहीं हथियाना चाहता था, और तिब्बत जो है चीन का हिस्सा है, ये भारत से भी कहलवा दिया था इसने, ठीक है ना। और इसके अलावा देखो ये नारा यहां से आया, 1962 का जो भारत चीन का युद्ध है साथियों, वो नेहरू जी के समय का ही है, ठीक है। तो ये देखो भारत चीन युद्ध जो है साथियों 20 अक्टूबर 1962 को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत पर हमला किया था। यदि पूछ ले तो ये देखना, ध्यान रखना, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने, तारीख भी आ गई आपके यहाँ पे 20 अक्टूबर 1962, ठीक है। और 21 नवंबर 1962 को युद्ध समाप्त हुआ। भारत के 1000 से ज्यादा सैनिक मारे गए, 1000 से ज्यादा क्या 1300-1400 से अधिक सैनिक मारे गए थे। वैसे भारत इस युद्ध के लिए तैयार नहीं था, लिहाजा भारत को खासा नुकसान उठाना पड़ा और भारत को यहाँ पे शिकस्त खानी पड़ी थी, ठीक है। अब देखो जो युद्ध यहाँ पे हुआ है वो कहाँ हुआ है, वो यहाँ हुआ है साथियों। एक तो ये अक्साई चीन वाला क्षेत्र, ठीक है ना, ये लद्दाख वाला क्षेत्र, तो ये लद्दाख वाला जो है अक्साई चीन वाला क्षेत्र ये, और एक जो है अरुणाचल प्रदेश का ये नेफा वाला क्षेत्र, ठीक है ना, नेफा। अब क्या हुआ कि जैसे ही युद्ध विराम हुआ तो नेफा से तो इन्होंने सेना बाद में हटा ली, लेकिन अक्साई चीन, क्योंकि इन दोनों पे कब्जा कर लिया चीनी फौज ने, तो नेफा से तो हटा दी, लेकिन अक्साई चीन इन्होंने कब्जाए रखा और अक्साई चीन पर अपना अधिकार जमा लिया, ठीक है ना। और ये डोकलाम जो है भूटान के अंदर, ये ध्यान रखना, डोकलाम जो है अभी थोड़े समय पहले यदि आपने देखा होगा तो भारत और चीन के बीच वापस तनाव का जो केंद्र बना है वो डोकलाम भूटान वाला, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की, ठीक। तो भारत पाकिस्तान, आपको पता है भारत पाकिस्तान जैसे ही स्वतंत्र हुआ तो कश्मीर के मामले को लेकर उलझते थे, आज भी उलझते हैं कश्मीर के मामले को लेकर। तो कश्मीर को जो है वहां के पाकिस्तान वाले चाहते थे कि ये हमारे अंदर आ जाए और ये भारत के अंदर आ जाए, भारत वाले भारत के अंदर। तो 1948 में जो है साथियों कश्मीर पर कबीलाई आक्रमण होता है, वो नेहरू जी के समय होता है। और 1960 वाला जो है साथियों विश्व बैंक के मध्यस्थता से सिंधु जल समझौता होता है, वो भी नेहरू जी के समय। तो सिंधु जल समझौता क्या था उसे समझना, ये हुआ है साथियों 19 सितंबर 1960 को इस पे हस्ताक्षर हुए। इसमें 6 नदियों का, ठीक है ना, 6 नदियों पर ये सिंधु जल समझौता हुआ, 6 नदियों के जल को लेकर के कौन कितना उपभोग करेगा। तो यहाँ पे जो है साथियों 80% जल जो है वो पाकिस्तान के उपभोग या पाकिस्तान को दिया जाता है, ठीक है ना, और 20% पानी जो है वो भारत के हिस्से में आता है इसके इस सिंधु जल समझौते के अंतर्गत, ठीक है। 3 पूर्वी नदियां व्यास, रावी और सतलज का पानी तो है भारत को मिलता है, और 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान को आवंटित होता है। 36 लाख एकड़ फीट पानी पश्चिमी नदियों से ले सकता है भारत। यह है सिंधु समझौता जो है उसकी इन शॉर्ट, आप लोगों के पास में इन शॉर्ट कंप्लीट आ गया, ये समझ लो। हालांकि सिंधु जल समझौते से सिर्फ आपको ये पूछा जाता है, एक तो प्रतिशत पूछते हैं यहां से, ठीक है ना, 80 और 20, और एक पूछते हैं 1960, ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भारत पाक के मध्य है, ये चीज है, ठीक है। 1 जनवरी 1948 को यही कश्मीर के मुद्दे को लेकर नेहरू जी जो है इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में भी ले जा चुके हैं, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और लियाकत नेहरू पैक्ट का यदि पूछे तो 1950 है साथियों,
तो इसको भी ध्यान में रख लेना यदि डायरेक्ट पूछ ले तो। ठीक है, चलिए ये था आपके नेहरू और जो बचा हुआ पार्ट नेहरू और विदेश नीति से संबंधित जो बचा हुआ था, क्योंकि पंचशील समझौता, गुट निरपेक्षता, ये सारे लुक फॉर ईस्ट और लुक ईस्ट एक्ट नीति, ये सारी चीजें मैं पड़ोस पहले नीति वगैरह सब इससे पहले वाली क्लास में करवा चुका हूं। वो मुख्य क्लास थी और फिर कहा था थोड़ी सी बाकी रह गई थी, तो ये आपको कहा था कि इसकी एक अलग से पार्ट दे दिया जाएगा, जो दे दिया गया है। ठीक, हम तो राजी, मतलब आपको करवाऊंगा। आप लोगों के मन में ये शंका रहती है कि सर रीट की अब प्रिपरेशन करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। जैसे आपकी अब आपको भी तो ये वादा किया था ना, तो आप लोगों को वादा किया तो फर्स्ट ग्रेड वाले कह रहे थे सर हमारे साथ में क्यों भेदभाव, हमारे साथ में क्यों पक्षपात। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सब सोचते हैं कि सर हमारे लिए पढ़ा दे पूरा बैच। ठीक है, क्योंकि दूसरे मेरे हिसाब से कोई इस तरीके से क्रमबद्ध नहीं पढ़ा रहे हैं पूरा पूरा जीके, तो इसलिए आप लोगों की उम्मीदें भी ज्यादा रहती। मैं समझता हूं इस बात को, लेकिन मैं अकेला प्रयास जितना कर सकता हूं उतना आपका पूरा कोर्स करवा दिया है। इसके अलावा मैंने कहा है आपको, मैं मतलब ये फर्स्ट ग्रेड पूरी हो जाएगी तो आपके रिवीजन की क्लासेस शुरू कर देंगे। आप लोगों के लिए साइकोलॉजी की मेगा क्लासेस भी दे दी जाएगी ताकि आपकी साइकोलॉजी भी कवर हो जाए। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं साथियों, है ना। और सेकंड ग्रेड की जो वन लाइनर है वो कल या परसों आपको खुशखबरी मैं दे दूंगा, ठीक है ना। तो वो भी अब लगभग बहुत मतलब उसके अंदर 2-3 चीजें इतनी बढ़िया की है मेरे हिसाब से, मेरे मतलब दिल में मतलब आत्मसंतुष्टि जो चीज होती है ना वो महसूस हुई है। और आप लोगों को बता दूं कि आज जो है मैं छुट्टी पर था वैसे भी, और आज मतलब फाइनल क्या अब बस फाइनल हो गई है ये फाइनल प्रूफ रीडिंग, क्योंकि एक बार है ना पूरा मैटर सेट होने के बाद फाइनल प्रूफ रीडिंग होती है कि बस अब ये फाइनल है सर, अब ये जो है अब प्रिंट में जाएगी। वो वाली चीज हो चुकी है और अब जो है आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं 1-2 दिन में आपको खुशखबरी देने की कोशिश करता हूं कि इसकी फाइनल डेट की, हाँ ये भैया आप लोगों के ये है, ठीक है। और मेरे को पता है क्यों डिमांड है, क्यों, क्योंकि पहली वन लाइनर पार्ट 1 आप लोग पढ़ चुके हैं और आप लोगों की उम्मीदों से अच्छी साबित हुई, इसलिए क्योंकि आप लोगों ने बताया, कोई मेरे कही हुई बातें नहीं है, इसीलिए आप लोगों की उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई। और मैं वह प्रयास करता हूं कि मतलब जल्दबाजी में मैं कोई चीज नहीं देना चाहता कि मैं फटाफट दे दूं और उसमें फिर बहुत सारी कमियां रह जाए, ये चीज नहीं होती है। इसीलिए मैं समझ लेता हूं किसी भी प्रोजेक्ट में, ठीक है ना। 2-4-5 त्रुटि रह जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, वो सही करवाई जा सकती है, लेकिन कोई बड़ी इशू रह जाए, मेजर इशू, तो वहां पे वो सही सॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। समझ लेते हैं लेकिन चीज देंगे वापस, आप लोगों के दिल से धुआं निकलेगी ऐसी। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।